गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे राज्य प्रशासन से संबंधित राज्यपाल पद या राज्यपाल की शक्तियों के बारे में हम अध्ययन करते हुए आज की कक्षा में ये डिस्कशन करेंगे, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या राज्यपाल का पद है जो कई प्रकार से विवादों में रहते हुए इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। क्या इस पद को समाप्त किया जाना चाहिए या इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये प्रश्न इसलिए उठता है कि प्राय राज्य सरकारों का ये आरोप रहता है कि जो राज्यपाल होते हैं वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, केंद्र सरकार के दलाल होते हैं। वो बेवजह हमारी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के संबंध में हस्तक्षेप करने का काम करते हैं। वो संवैधानिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। न जाने कितने ही उन पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो हमारे मन में एक प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि कई बार जो विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं उसमें एक पूछा जा सकता है कि क्या वर्तमान दौर की परिस्थिति को देखते हुए राज्यपाल पद पर पुनर्विचार की आवश्यकता है या नहीं है, क्यों है। इस संबंध में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो आज की क्लास में हम ये डिस्कशन करेंगे कि क्या राज्यपाल पद पर पुनर्विचार की आवश्यकता है या नहीं है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि राज्यपाल हैं वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हैं। अर्थात पहले देखेंगे कि उनकी क्या महत्ता है और वो एक अपने प्रतिनिधि के रूप में जो भूमिका निभा रहे हैं उसकी क्या क्या जरूरत है हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं के या संवैधानिक प्रावधानों या उपबंधों के अधीन रहते हुए। फिर हम देखेंगे कि इस पर ये जो व्यवस्था होते हुए भी क्यों आवश्यकता पड़ती है एक बार पुनः राज्यपाल के पद के लिए पुनर्विचार के लिए। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में क्या क्या उसकी भूमिका है समझते हैं। तो आइए, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की दोहरी भूमिका हम सभी को पता है। पहली भूमिका तो यह है कि वे राज्य का प्रधान है, अर्थात हमारी कार्यपालिका का प्रमुख है। और दूसरा ये है कि वे राज्य में संघीय सरकार का अभिकर्ता या प्रतिनिधि है। कहने का तात्पर्य सरकार का प्रमुख होने के नाते साथ ही दोहरी भूमिका और निभा रहे वो है हमारे केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार का आंख नाक कान होता है। आई बात समझ में, वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। दो बात, अर्थात राज्यपाल वो दो भूमिका में अपना जो कार्यकाल निभाता है। अब संविधान निर्माता भारत में एक ऐसी संघीय व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे जिससे सहयोगी संघवाद की धारणा के आधार पर केंद्र और राज्य में सद्भावपूर्ण संबंधों की स्थापना की जा सके। अब हमारे संविधान निर्माता में तो गहरी आस्था थी, गहरा विश्वास था कि हम एक ऐसी संघीय व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं जिससे हमारे केंद्र और राज्य सब सरकारें आपस में मित्रतापूर्ण, शांतिपूर्ण और एक प्रकार के सहयोगी संघवाद की स्थापना करें जिसमें केंद्र और राज्य में किसी प्रकार का मतभेद तनाव ना हो और आपस में मिलजुल कर सद्भावनापूर्ण रहते हुए प्रशासनिक एकता और राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और उसके द्वारा राज्यपाल पद की व्यवस्था इस लक्ष्य की पूर्ति के एक साधन के रूप में ही की गई थी और कुछ नहीं। ये बात आपको अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए। आई बात समझ लें। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य यही था कि हम राज्यपाल को मतलब हमारे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करके ताकि हमारे संविधान का जो एक राज्य व्यवस्था के जो संवैधानिक प्रमुख है उसके नाते हमारे प्रशासनिक एकरूपता और केंद्र राज्यों में सहयोगी संघवाद की जो हमारा मेन उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में राज्यपाल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्पष्ट हो गया। इसलिए के मुंशी ने कहा था एक बार कि राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी और वह कड़ी है जो राज्य को केंद्र के साथ जोड़ते हुए भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करती है। आई स्पष्ट बात समझ में। कहना था मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी है, मतलब हमारे संविधान का एक सुरक्षा प्रहरी है और वो कड़ी है जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य आपस में जोड़ते हुए भारत की एकता को या भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जिस पद्धति को अपनाया गया है वह इस बात की पुष्टि करता है, इस बात को स्पष्ट करते हैं कि राज्यपाल की राज्य में केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है। आई बात समझ में। अब ये जो भूमिका है किस आधार पर मैं आपको एक एक करके आपको स्पष्ट करता हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है
कि हमारा जो केंद्र सरकार का जो प्रतिनिधि है राज्यपाल, पहला, भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सद्भावपूर्ण संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया है। कहीं पर भी ये संविधान नहीं कहता है कि आपस में तनाव बनाव कुछ भी हो, बिल्कुल सद्भावपूर्ण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है। संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 में स्पष्ट कहा गया है कि केंद्र सरकार राज्यों की कार्यपालिका को आवश्यक निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को राष्ट्रीय महत्व की सड़कों और संचार साधनों की रक्षा का भार भी सौंपा जा सकता है। अनुच्छेद 258 में ये लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कार्य भी राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर सकती है। केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को इस प्रकार के निर्देश आदेश राज्यपाल के माध्यम से ही दिए जाते हैं और राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि वे ये देखें कि राज्य सरकार इन निर्देशों और आदेशों का पालन कर रही है तो नहीं कर रही है। यदि राज्य का मंत्रिमंडल राज्य को राष्ट्रपति के निर्देशों के विरुद्ध कार्य करने की सलाह देता है तो वह इस प्रकार की सलाह को अस्वीकार भी कर सकता है और राज्य सरकार को राष्ट्रपति के निर्देश मानने के लिए बाध्य भी कर सकता है। यदि राज्य मंत्रिमंडल केंद्र सरकार के निर्देशों कार्य नहीं करता है तो राज्य मंत्रिमंडल को चेतावनी दे सकता है तथा इसे संविधान के विरुद्ध मानकर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट की रिपोर्ट दे सकता है। और जब कभी केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी कार्यक्रम को अपनाया जाता है तो राज्यपाल पर यह भार भी बढ़ जाता है कि वह ये देखें कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है अथवा नहीं बढ़ रही है। सोचो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र सरकार राज्य सरकार को सौंपते हैं और ये पूरा देख रेख करने की जिम्मेदारी निरीक्षण की पुलिस को देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। तो राज्यपाल की ड्यूटी बनती है कि राज्य के पूरी संवैधानिक व्यवस्था का पूरा नियंत्रण करें, देख रेख करें। कई संवैधानिक व्यवस्थाओं की खुलेआम धज्जियाँ तो नहीं उड़ रही है, संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ये सबको पूरा नियंत्रण होता है। कौन? राज्यपाल करता है। इसलिए कह सकते हैं कि राज्यपाल है वो हमारे केंद्र का आँख नाक कान होता है। कौन? राज्यपाल। एक पहली बात। दूसरी बात आपको स्पष्ट करता हूं कि केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल का ये महत्वपूर्ण कार्य राज्य के समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना होता है, रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना होता है, उसके द्वारा अपनी ओर से सुझाव भी दिए जाते हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करते समय संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है और इस दृष्टि से उनका सबसे प्रमुख कार्य ये देखना है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है अथवा नहीं कर रही है। ठीक है, ये बात भी महत्वपूर्ण उसको निभाना होता है। तीसरी बात उन्होंने ये तर्क बताया कि राष्ट्रपति मतलब राज्यपाल की आवश्यकता का तीसरा जो तर्क ये है कि राज्य विधानमंडल द्वारा जो पास किए गए किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब देखो, राज्य के विधानमंडल द्वारा जो भी विधेयक पास होते हैं तो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में स्पष्ट किया, तो या तो वो साइन कर सकता है या साइन नहीं करेगा, या पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा। ये चौथी कंडीशन ये होती है कि उस विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए सुरक्षित रख सकता है। जैसे संपत्ति के संबंध में कोई विधेयक है या उच्च न्यायालय की शक्तियों के संबंध में कुछ है तो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसको सुरक्षित रख लेगा। तो राज्यपाल से अब इस प्रकार का जो कार्य होता है वो राज्यपाल अपने स्वविवेक से कार्य करता है। और यही नहीं, अनुच्छेद 213 वो है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसमें भी लिखा हुआ है कि कुछ विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्यपाल राष्ट्रपति से स्वीकृति लेगा। तो सोचो कितनी महत्वपूर्ण बातों पर या तो प्रावधानों पर राज्यपाल की एक भूमिका होती है राज्य में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इन सब के अतिरिक्त राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि रूप में देखता है कि राज्य सरकार संकीर्ण प्रांतीयतावाद को न अपनाकर समस्त संघ के हितों को ध्यान में रखें। कहने के तात्पर्य कुछ ऐसी राज्य सरकारें होती हैं जो अपने निजी संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर या क्षेत्रवाद या भाषावाद के जैसे मुद्दों को उठाकर कई संघ के विरुद्ध या संविधान के विरुद्ध कदम नहीं उठा रही। इसलिए एक बार इंदिरा गांधी ने कहा था 1976 में कि संकीर्ण प्रांतीयतावाद पर विजय प्राप्त करने में राज्यपाल की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप समझ सकते हो कि राज्यपाल की कितनी अति आवश्यकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि संविधान निर्माताओं के द्वारा जो संबोधित सोचा गया था कि राज्यपाल की प्रथम भूमिका राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में और दूसरी भूमिका केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में होगी। लेकिन व्यवहार में अनेक बार राज्यपाल ने केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका अधिक निभाई है। ऐसा विशेष रूप उस समय होता है जब केंद्र में एक राजनीतिक दल की सरकार हो और राज्य में किसी अन्य विरोधी राजनीतिक दल या कुछ विरोधी दलों की मिलीजुली सरकार हो। व्यवहार के अंतर्गत जब कभी राज्यपाल की भूमिकाओं में परस्पर विरोध की भावना उत्पन्न हुई है तब राज्यपाल ने
केंद्रीय शासन के प्रतिनिधियों में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण निभाई है। कहने के तात्पर्य स्थिति ऐसी हुई है कि जब ये संविधान के लिखे हुए बंद तो अच्छे लगते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पे बातें करें तो राज्यपाल ने हमेशा केंद्र सरकार के एक दलाल में भूमिका ज़्यादा निभाई है कि केंद्र सरकार अलग राजनीतिक दल की है और राज्य सरकार किसी अन्य राजनीतिक दल की है, तो फिर एक दूसरे के अपने हितों के लिए राज्यपाल के पद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि विरोधी दल सामान्यतः शिकायत करते हैं कि केंद्र का शासक दल राज्यपाल के पद का उपयोग और लक्ष्य अपने राजनीतिक हितों के लिए करता है। इसलिए इकबाल नारायण जो हमारे राजनीतिक आलोचक हैं, उन्होंने कहा था कि उसे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार को गिराने के लिए केंद्र ने कथित षड्यंत्र रूप में देखा गया, अर्थात केंद्र के द्वारा जो गैर कांग्रेसी सरकारें थी उनको गिराने में भी राज्यपाल का बहुत बड़ा प्रयोग किया गया था। ऐसा कई बार हमें देखने को मिलता है, कई बार ऐसे उदाहरण हमारे राजनीतिक व्यवस्था के अंदर मिलते हैं राज्यों में, जिससे ये साबित होता है कि केंद्र सरकार ने राज्यपाल का इस एक प्रकार से गैर संवैधानिक दृष्टि से प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये राज्य के कई आरोप हैं। अब ये इन सब आरोपों को देखते हुए हमारे मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या राज्यपाल पद से संबंधित जो व्यवस्था है उसको पुनर्विचार की आवश्यकता है या नहीं है। तो इस संबंध में आप समझिए, ये स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत यदि किसी पद की गरिमा को सर्वाधिक आघात पहुंचा है तो निश्चित रूप से कौन है, राज्यपाल। ये बात बिल्कुल तय है। इसे इंदर मल्होत्रा ने भी एक बार कहा था कि जनसाधारण की बात छोड़ दीजिए, स्वयं राज्यपाल पदधारी भी अपने इस पद का सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। ठीक है, राज्यपाल पद के इस भारी अवमूल्यन के लिए कोई एक पक्ष नहीं, वरन सभी प्रकार के जो भी पक्ष है सब दोषी है। केंद्र में बात करें, कांग्रेस हो या इंदिरा कांग्रेस हो, जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार हो या मिलीजुली सरकारें हो या भाजपा के नेतृत्व में जो भी सरकारें हो, जिस किसी राजनीतिक दल की सरकार है उसे न केवल अपने दलीय हितों आधार पर राज्यपाल पद की नियुक्ति दी, वरन राज्यपालों के स्थानांतरण और पद से हटाने में भी अशोभनीय तरीके से काम किया। और इस पृष्ठभूमि से इस मांग को जन्म मिला कि राज्यपाल पद को समाप्त किया जाना चाहिए। जब इस प्रकार की ये धांधली देखी तब मन में ये भाव आया कि ये पद ही समाप्त क्यों न किया जाए। तो संविधान द्वारा राज्य स्तर पर संसदीय व्यवस्था की स्थापना की, ये तो सभी को पता है। इस नाते राज्यपाल पद को समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन राज्य स्तर पर संसदीय व्यवस्था को सुचारू संचालन और केंद्र राज्य संबंधों को स्वस्थ स्थिति में बनाए रखने के लिए राज्यपाल पद पर नियुक्ति और पदधारी के आचरण के सामने कुछ निश्चित परंपराओं को अपनाया जाना जरूरी है। अब ये संसदीय व्यवस्था का अंग होने के नाते हम इसको समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कुछ जरूर अन्य सुधार कर सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं जिससे इस हमारी राजनीतिक व्यवस्था को आघात नहीं पहुंचे। तो कौन कौन से हैं उसमें एक एक करके जो प्रमुख हमारे विभिन्न समितियों की रिपोर्ट हैं, आयोगों की रिपोर्ट हैं, एक एक करके स्पष्ट बताता हूँ। पहला ये है कि राज्यपाल पद पर सर्वमान्य योग्यता और प्रतिष्ठा के व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। कहने के तात्पर्य जिस किसी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर रहे हैं वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, योग्यता और प्रतिष्ठावान पुरुष होना चाहिए। इसलिए वी.एम. तारकुंडे ने कहा था कि इस पद पर महिमावान व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। अब तक ये सामान्य देखा गया है कि जिस किसी व्यक्ति को सक्रिय राजनीति से अलग करना हो उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर दो। कहने के तात्पर्य जिस पार्टी में कोई वरिष्ठ या वयोवृद्ध पुरुष है उसको अब सेवानिवृत्ति देने के लिए किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है, चाहे उसके राजनीतिक जीवन में प्रतिष्ठा कैसी भी रही हो, विवादपूर्ण हो या क्रूषित हो, लेकिन उसको राज्यपाल बना दिया जाता है। ये स्थिति राज्यपाल पद और समस्त राजनीतिक व्यवस्था के हित में बिल्कुल नहीं है। आज की परिस्थिति ये कहना उचित नहीं होगा कि राजनीतिज्ञ को राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि केवल ऐसे ही व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए जिन्होंने राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, समाज सेवा, अन्य किसी क्षेत्र में कार्य करते हुए सभी पक्षों का सम्मान प्राप्त किया। यानी सर्वमान्य कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, समाज सेवा सब में अच्छा अपना योगदान दिया हो और दलीय राजनीति से ऊपर उठकर परिस्थितियों का आकलन करने तथा सर्व स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। सरकारी आयोग की जो रिपोर्ट थी वो भी यही थी कि ऐसे व्यक्ति को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। दूसरी सिफारिश ये है कि अभी हाल ही के वर्षों में अनेक राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री पदधारी के बीच संदेह, अविश्वास, मतभेद और तनाव की स्थिति देखी गई है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल में बिल्कुल अविश्वास पैदा हुआ है। तो इस स्थिति से ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए क्या करें, तो सरकारी आयोग ने सुझाव दिया था कि 155 अनुच्छेद 155 में संशोधन करके राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, ताकि जिस व्यक्ति को
राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है तो एक बार उस राज्य के संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह मशविरा कर लें, ताकि उसको भी पता चले कि जिस व्यक्ति को यहाँ पर बनाया जा रहा है वो हमारे निर्णय से और बातचीत के माध्यम से हुआ है। तीसरा ये है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि किसी व्यक्ति को केवल एक ही बार राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्यपाल पदधारी व्यक्ति दूसरा कार्यकाल प्राप्त करने की इच्छा रखने के कारण वो केंद्र के अनुचित निर्णयों को भी मानकर स्वीकार करते हैं या उनके सम्मुख समर्पण कर देते हैं। ये कदापि एक स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। ठीक है। दूसरा, 1970 में एक कमेटी बनी थी, भगवान शाह समिति। इसने भी अपनी सिफारिशों में कहा था कि किसी मंत्रिमंडल को बहुमत का विश्वास प्राप्त है तो नहीं है, यह निर्णय राजभवन में नहीं होना चाहिए बल्कि कहाँ होना चाहिए, विधानसभा में। अर्थात इस सिफारिश का पालन अति आवश्यक है। यदि राज्यपाल को मुख्यमंत्री के बहुमत विश्वास में संदेह है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को विधानसभा का अधिवेशन शीघ्र बुलाने के लिए परामर्श और विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रकार से आदेश भी दे सकता है, और राज्य मंत्रिमंडल को तभी पदच्युत किया जा सकता है जब मुख्यमंत्री इस संबंध में राज्यपाल के परामर्श को अस्वीकार करे तब। लेकिन होता प्राय इससे उल्टा है। अगला तर्क ये है कि जब कभी विधानसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट न हो, मुख्यमंत्री पद के लिए एक से अधिक दावेदार हो, तब मुख्यमंत्री के चयन और मनोनयन में राज्यपाल पदधारी को अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ऐसी प्रत्येक स्थिति में अनिवार्य रूप से इस परंपरा को अपनाया जाना चाहिए कि मनोनीत व्यक्ति 3 दिन के भीतर विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर अपने बहुमत को प्रमाणित करें। लंबा टाइम नहीं देना चाहिए। लंबा टाइम देने से कई बार खरीद और फरोख्ती का दौर शुरू हो जाता है। 3 दिन के भीतर उसको मौका देना चाहिए कि आप 3 दिन के भीतर अपना बहुमत साबित करें। अंतिम तर्क ये दिया गया है कि अभी हाल ही के वर्षों में ऐसी स्थितियां बनी हैं जिनमें केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यपाल की पदच्युति और मनमाने तौर पर राज्यपाल पदधारी एक राज्य से दूसरे राज्यों में स्थानांतरण का मार्ग अपनाया गया है। ये स्थितियां राज्यपाल पद की गरिमा को आघात पहुंचाने, केंद्र राज्य संबंधों में नवीन विवादों को जन्म देने का कारण बनती हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यपाल पद से संबंधित मर्यादित आचरण की स्थिति को अपनाते हुए राज्यपाल पद को यथासंभव सभी राजनीतिक विवादों से दूर रखने की चेष्टा की जानी चाहिए। जब ऐसा होगा तभी एक सुचारू व्यवस्थित हमारी ये संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप शासन व्यवस्था चल पाएगी और राज्यपाल पद अपने एक बिल्कुल निष्पक्ष, गरिमापूर्ण और संविधान के प्रति आस्था बनाए रखते हुए काम कर सकेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि राज्यपाल का जो पद है वो हमारे संविधान, हमारी संसदीय व्यवस्था का जो राज्य स्तरीय हमारी जो व्यवस्था है उसमें अभिन्न अंग है और उसका होना अति आवश्यक है, ताकि हमारी संघ का जो संघात्मक ढांचा है वो सुरक्षित और सहयोगी संघवाद के जो लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सके। इसलिए होना बेहद अति आवश्यक है। ठीक है। जो अलग अलग आयोग की रिपोर्ट है उसको हमारी व्यवस्था को लोकतांत्रिकरण और संविधान के प्रति आस्था को बनाए रखने के लिए उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है जो की जानी चाहिए।